नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भाषा की, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बुनियाद पर बात करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा। हाँ, संज्ञा मतलब नाम। बिल्कुल। सोचिए, हम अपने आसपास की हर चीज को, हर एहसास को, हर जगह को एक नाम देते हैं। जी, ये नाम ही, यही तो संज्ञा है ना? बिल्कुल। भाषा का पूरा ढांचा ये नामों पर टिका है। अगर नाम ना हो तो सोचिए हम बात कैसे करेंगे, दुनिया को समझेंगे कैसे? सही बात है, पहचान ही नहीं होगी किसी चीज की। हाँ हाँ। तो इसी को और गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक दस्तावेज है, हिंदी संज्ञाओं और उनके वर्गीकरण के मूल सिद्धांत। अच्छा। हमारा इरादा ये नहीं कि हम सिर्फ परिभाषाएं रट लें, बल्कि ये समझना है कि ये जो वर्गीकरण है, ये हमें भाषा को और शायद अपने सोचने के तरीकों को भी कैसे समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस स्रोत के जरिए संज्ञा की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात कही आपने। ये समझना कि हम शब्दों को क्यों और कैसे बांटते हैं, खासकर संज्ञाओं को, ये सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है। ये असल में दिखाता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उसे व्यवस्थित करते हैं अपने मन में। ये जो वर्गीकरण है ना, ये भाषा को एक स्पष्टता देता है, एक सटीकता, जिससे हम अपने विचार ज्यादा अच्छे से रख पाते हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये संज्ञा है क्या चीज? स्रोत में एक परिभाषा दी है, सीधी सादी सी लगती है। क्या परिभाषा दी है? लिखा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या जीव का नाम प्रकट होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा वैसे काफी व्यापक है। इसमें लगभग सब कुछ आ गया। व्यक्ति मतलब जैसे कोई इंसान, राम, सीता। हाँ। वस्तु यानी कोई चीज, मेज, किताब। ठीक। स्थान, दिल्ली, भारत, कोई भी जगह। फिर गुण जैसे ईमानदारी, सुंदरता। अच्छा, गुण भी संज्ञा है? हाँ, गुणवाचक संज्ञा नहीं, बल्कि गुण का नाम, भाव, खुशी, दुख। और जीव जैसे गाय, पक्षी, कोई भी प्राणी, तो ये सब संज्ञा में आते हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो शब्द है संज्ञा, ये खुद संस्कृत के सम और ज्ञा से बना है। सम प्लस ज्ञा, इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, ज्ञा का मतलब है जानना, ज्ञान, और सम उपसर्ग का मतलब होता है अच्छी तरह से या पूरी तरह से। तो संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हुआ सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला। हाँ, या कह लीजिए सही पहचान कराने वाला। संज्ञा शब्द हमें किसी भी चीज की, व्यक्ति की, जगह की या भाव की एक पक्की स्पष्ट पहचान देते हैं। ये नाम ही है जो हमें दुनिया को समझने और उसके बारे में बात करने लायक बनाते हैं। अच्छा। स्रोत में उदाहरण भी तो दिए हैं ना, राम, गाय, दिल्ली, प्रेम, फूल, नदी, ये सब नाम ही तो हैं, लेबल हैं जो हम दुनिया की चीजों पर लगाते हैं। समझ गए। तो संज्ञा मतलब नाम, पहचान कराने वाला शब्द। परिभाषा तो ठीक है, साफ है। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। स्रोत कहता है कि हिंदी में संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। जी क्या आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं ये कौन-कौन से हैं? बस नाम अभी। जरूर। स्रोत के हिसाब से ये 5 मुख्य भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। और पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, ठीक है। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्य। हाँ, ये जो बंटवारा है, ये हमें संज्ञाओं के अलग-अलग काम और उनके मतलब को समझने में मदद करता है। हर भेद की अपनी एक खासियत है, अपनी एक भूमिका है भाषा में। ठीक है, तो 5 प्रकार। चलिए एक-एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्रोत में लिखा है, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिए हैं राम, सीता, आगरा, गंगा। हाँ, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है विशेष। विशेष। बिल्कुल। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति या वर्ग की बात नहीं करती, वो उस वर्ग के एक खास, एक यूनिक सदस्य की पहचान कराती है। अच्छा। जैसे आपने कहा गंगा। दुनिया में नदियां तो हजारों हैं, वो जातिवाचक हुआ। लेकिन गंगा कहने से एक खास नदी का ही ख्याल आता है। ये बिल्कुल। इसी तरह शहर तो कोई भी हो सकता है, जातिवाचक है, पर आगरा कहने से एक विशेष शहर का नाम पता चलता है, वो
व्यक्तिवाचक है। तो मतलब ये हुआ कि ये किसी चीज को उसकी पूरी श्रेणी से अलग करके एक स्पेसिफिक पहचान देता है। बिल्कुल सही। और स्रोत में शायद बताया भी गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का दायरा काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ लोगों या जगहों के नाम ही नहीं आते। के नाम हिमालय, विंध्याचल, देशों के नाम भारत, नेपाल, शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, खास किताबों के नाम रामचरितमानस, गोदान, त्योहारों के नाम होली, ईद। दिनों और महीनों के नाम भी, जैसे सोमवार, जनवरी। जी हाँ, वो भी। ये सब व्यक्तिवाचक हैं। इन सब का काम एक ही है, किसी एक खास निश्चित इकाई की तरफ इशारा करना। समझ गई। ये तो काफी फैला हुआ है, पर हाँ, मूल बात वही है, विशेष की पहचान। अब आते हैं दूसरे भेद पर, जातिवाचक संज्ञा। स्रोत इसकी परिभाषा देता है, जिससे किसी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। और उदाहरण है लड़का, शहर, नदी, पुस्तक। हाँ, और यहीं पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का जो फर्क है, वो एकदम साफ हो जाता है। कैसे? देखिए, व्यक्तिवाचक बात कर रहा था एक विशेष की। हाँ। जातिवाचक बात करता है उस जैसे सभी की। अच्छा। जैसे आपने कहा नदी। नदी कहने से दुनिया की किसी भी नदी का बोध हो सकता है। गंगा, यमुना, नील, अमेज़न, ये सारी नदियां नदी नाम की जाति या वर्ग में आती हैं। ठीक। इसी तरह लड़का शब्द है। ये दुनिया के किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शहर, किसी भी शहर के लिए। पुस्तक, किसी भी पुस्तक के लिए। ये एक पूरी श्रेणी, एक पूरे वर्ग का नाम है। तो एक तरह से कहें तो व्यक्तिवाचक एक नाम है और जातिवाचक एक प्रकार या श्रेणी है। हाँ, मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है जिसका जिक्र शायद स्रोत में भी किया गया है क्या? कि कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह भी हो जाता है। व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक की तरह, ये कैसे मुमकिन है? कोई उदाहरण? जरूर। स्रोत में शायद तुलसी को कभी या सीता को स्त्री कहने का उदाहरण दिया होगा, पर इसे और साफ करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, आज के नेताओं में कोई चाणक्य नजर नहीं आता। चाणक्य। अब देखिए, चाणक्य तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस वाक्य में चाणक्य का मतलब वो ऐतिहासिक चाणक्य नहीं है। हाँ। यहाँ मतलब है कुशल रणनीतिकार या बहुत बुद्धिमान सलाहकार। अच्छा। मतलब किसी व्यक्ति का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया अपने किसी गुण के लिए कि वो नाम ही उस गुण का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और फिर वो उस गुण वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगता है। स्रोत में शायद विभीषण का उदाहरण भी हो सकता है इसी तरह का। हाँ, शायद था विभीषण, घर का भेदी। सही। अगर कोई कहे हमें अपने घर के विभीषणों से सावधान रहना चाहिए, तो यहाँ विभीषण का मतलब रामायण वाले विभीषण से नहीं है। नहीं। यहाँ मतलब है घर का भेदी या गद्दार जैसे गुण वाले किसी भी व्यक्ति से। तो देखिए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा विभीषण यहाँ जातिवाचक की तरह गद्दार के प्रकार के रूप में इस्तेमाल हो रही है। कमाल है। हाँ, ये भाषा की एक बहुत ही रोचक क्षमता है। कैसे शब्द अपने मूल अर्थ से आगे बढ़कर नए-नए अर्थ अपना लेते हैं। ये दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली है, कितनी विकसित होती रहती है। ये वाकई कमाल है। इससे ये भी पता चलता है कि व्याकरण के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। असल में भाषा इस्तेमाल कैसे होती है, वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही। चलिए अब तीसरे भेद पर आते हैं, भाववाचक संज्ञा। स्रोत कहता है जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध हो। उदाहरण है सुंदरता, प्रेम, दुख, ज्ञान। हाँ, भाववाचक संज्ञाएं ये उन चीजों को नाम देती हैं जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों से सीधे तौर पर महसूस नहीं कर सकते। मतलब देख या छू नहीं सकते। हाँ, देख या छू नहीं सकते, बल्कि अनुभव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा। इनमें क्या क्या आता है? देखिए, गुण आ जाते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सुंदरता, चतुराई। दशा या अवस्था आ जाती है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, अमीरी। ठीक है। भाव आ जाते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, डर, खुशी, दुख, आश्चर्य। और क्रिया का भाव भी आता है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, दौड़, हंसी। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये तो बहुत जरूरी हैं। इनके बिना तो हम अपनी भावनाएं, अपने विचार कैसे बताएंगे? बिल्कुल। इनके बिना भाषा बहुत ही सीमित, बहुत सपाट हो जाएगी। ये भाषा को गहराई देती हैं, भावना देती हैं। सोचकर ही अजीब लगता है कि अगर प्रेम या खुशी या दुख जैसे शब्द न होते तो हम कैसे बताते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। एक बात और,
क्या ये भाववाचक संज्ञाएं अक्सर दूसरे शब्दों से बनती हैं? जैसे आपने कहा सुंदरता, ये सुंदर शब्द से बना है जो विशेषण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भाववाचक संज्ञाओं के बारे में। ये अक्सर दूसरे प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे आपने बताया, विशेषण से, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता। क्रिया से भी बनती हैं, लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़। अच्छा। सर्वनाम से भी बन जाती हैं, अपना से अपनत्व, मम से ममता। ओके। और तो और जातिवाचक संज्ञा से भी बनती हैं, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। अरे वाह। हाँ, तो ये शब्द बनाने की प्रक्रिया भी भाषा की संरचना का एक अहम हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं चौथे भेद पर, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा है जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो। उदाहरण दिए हैं सेना, वर्ग, भीड़, टोली, गुच्छा, दल। समूहवाचक संज्ञा जैसा नाम से ही साफ है, ये व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई, एक यूनिट मानकर उसका नाम बताती है। एक इकाई के रूप में। हाँ, जैसे जब हम सेना कहते हैं तो हमारा मतलब अलग-अलग सैनिकों से नहीं होता। हमारा मतलब होता है उनके पूरे संगठित समूह से, एक इकाई के रूप में। ठीक है। भीड़ का मतलब है बहुत से लोगों का जमावड़ा, एक समूह। गुच्छा मतलब चाबियों का समूह या अंगूरों का समूह। कक्षा मतलब विद्यार्थियों का समूह। ये सभी शब्द एक कलेक्शन या ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाते हैं। तो फिर इसमें और जातिवाचक संज्ञा में मुख्य अंतर क्या हुआ? जैसे सैनिक तो जातिवाचक है और सेना समूहवाचक, ये कैसे? अच्छा सवाल है। देखिए, सैनिक शब्द जो जातिवाचक है, उस वर्ग के किसी भी एक सदस्य को बता सकता है। हम कह सकते हैं एक सैनिक, 10 सैनिक वगैरह गिन सकते हैं। हाँ। लेकिन सेना जो समूहवाचक है, उस पूरे समूह को एक इकाई मानती है। आमतौर पर हम कहते हैं एक सेना। हम 10 सेनाएं नहीं कहते जब तक कि हम अलग-अलग देशों की सेनाओं की बात ना कर रहे हों, है ना? हाँ, सही है। तो जातिवाचक संज्ञा वर्ग के हर सदस्य पर लागू होती है, उसे गिना जा सकता है। जबकि समूहवाचक संज्ञा पूरे समूह के लिए एक नाम है, जिसे अक्सर एक इकाई की तरह देखा जाता है। कभी-कभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है ना? जैसे परिवार शब्द है, ये क्या है? समूहवाचक क्योंकि इसमें कई सदस्य होते हैं, या जातिवाचक क्योंकि दुनिया में बहुत सारे परिवार होते हैं? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और ये दिखाता है कि ये जो वर्गीकरण है, ये हमेशा एकदम पानी की तरह साफ नहीं होते। परिवार को कुछ व्याकरण के जानकार समूहवाचक मानते हैं, क्योंकि ये सदस्यों, माता पिता, बच्चे वगैरह के समूह को दिखाता है। वहीं कुछ इसे जातिवाचक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक इकाई का प्रकार है। हम कहते हैं ना, एक परिवार, कई परिवार। हाँ। तो असल में वाक्य में शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, उससे ज्यादा पता चलता है कि वो किस तरह काम कर रहा है। भाषा में ऐसी जो सीमा रेखाएं होती हैं, वो कई बार धुंधली हो जाती हैं। हाँ, ये बारीकी समझना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी 5वें भेद पर, द्रव्यवाचक संज्ञा। स्रोत कहता है जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिससे वस्तुएं बनती हैं। उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, तेल, घी, आटा, चावल। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ये उन पदार्थों या सामग्रियों को नाम देती हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलती हैं या जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा। इनकी एक मुख्य पहचान ये है कि इन्हें आमतौर पर गिना नहीं जाता, 1 2 3 करके नहीं गिनते, बल्कि इन्हें मापा या तौला जाता है। मापा या तौला जाता है? हाँ, जैसे पानी है, हम 1 पानी 2 पानी नहीं कहते, हम उसे लीटर में मापते हैं। सोना या चांदी है, उसे ग्राम या किलोग्राम में तौलते हैं। हाँ, सही। आटा या चावल को भी तौलते हैं। दूध, तेल, घी को लीटर में मापते हैं। तो ये संज्ञाएं उन मूल तत्वों या सब्सटेंस को बताती हैं जिनसे हमारा भौतिक संसार बना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल होती हैं, अगणनीय? हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है, ये अगणनीय होती हैं। हालांकि देखिए, भाषा यहाँ भी अपना लचीलापन दिखाती है। कैसे? कभी कभी हम कहते हैं ना, मुझे 2 पानी की बोतलें चाहिए या 3 कप चाय देना। हाँ, कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हम पानी या चाय को नहीं गिन रहे, हम उनकी इकाइयों को गिन रहे हैं, बोतल को, कप को। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। जो मूल द्रव्य है, पानी, चाय, वो अभी भी अगणनीय ही माना जाता है। और एक बात और, द्रव्यवाचक संज्ञाएं अक्सर वाक्य में एक वचन की तरह इस्तेमाल होती हैं, भले मात्रा कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। जैसे हम कहते हैं यहाँ बहुत पानी है, ये नहीं कहते कि यहाँ बहुत पानियां हैं। हाँ, ये सही है।
तो ये इनकी पहचान है। यह स्पष्ट हुआ। तो हमने आज संज्ञा के 5 भेदों पर काफी विस्तार से बात की जो हमारे स्रोत में दिए गए थे।